अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चैप्टर 4 का जो पोर्शन है सॉलिड, उसमें से टॉपिक हमने पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस। टॉपिक 4.5 है, डेट इज़ क्रिस्टल लैटिस एंड इट इज़ फ्रॉम द सॉलिड पोर्शन ऑफ चैप्टर 4। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, यूनिट सेल और क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक्स आज के लेक्चर के अंदर हमने कवर करने हैं। क्रिस्टल डेट आर एक्चुअली मेड अप ऑफ एटम्स, आइंस और मालिक्यूल्स। किसी क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, आइंस या फिर मालिक्यूल्स, एंड कलेक्टिवली दीज आर नोन एज पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये जो एटम्स, आइंस और मालिक्यूल्स हैं, ये डेफिनेट पोजीशंस पे मौजूद होते हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स, आइंस और मालिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स, these are very orderly arranged in 3 dimensional space। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इसके अंदर ये जो एटम्स, आइंस और मालिक्यूल्स हैं, ये डेफिनेट पोजीशंस में मौजूद होते हैं। क्रिस्टल लैटिस में इन पोजीशंस को डॉट्स की मदद से, पॉइंट्स की मदद से शो किया जाता है एक क्रिस्टल में। फॉर एग्जांपल, इन दिस क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, the red colored dots, they are representing as atoms, ions और molecules and known as lattice points। जैसे कि हमने कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स, आइंस और मालिक्यूल्स की अपनी एक ख़ास पोजीशन होती है और उन पोजीशंस को हम पॉइंट्स की मदद से शो करते हैं क्रिस्टल्स के अंदर, और इन पॉइंट्स को कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइट्स। ये जो रेड डॉट आपको इस लैटिस के अंदर नज़र आ रहे हैं, इस क्रिस्टल लैटिस में, these are actually representing those atoms, ions or molecule which are the constituent particles of a crystal or crystalline solid। The arrangement of the points in a crystal, it is known as the crystal lattice। ये जो points की ordered arrangement है यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं crystal lattice। So crystal lattice को define किस तरह से किया जा सकता है, इसकी definition कैसे होगी? It is an array of points representing atoms, ions or molecules of a crystal। यानी ये पॉइंट्स की अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट जो पॉइंट्स की होती है वो पॉइंट्स एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल की। एंड दीज पॉइंट्स, एज यू कैन सी, दीज आर अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड्स इन 3 dimensional स्पेस। यानी पॉइंट्स आप देख सकते हैं काफ़ी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में मौजूद हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में इसका जिक्र कर चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम्स, आइंस या जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बहुत ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। तो क्रिस्टल हमने क्या पढ़ा अभी तक कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल से ये मिलके बना होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इनकी अपनी डेफिनेट पोजीशंस होती हैं जिनको हम पॉइंट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, एज शोन इन दिस क्यूबिक क्रिस्टलाइन लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। सो क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कैसे किया? इट इज़ एन अरे ऑफ पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल एंड दीज आर अरेंज्ड इन डिफरेंट साइड्स in 3 dimensional space। The second topic of today's lecture is unit cell 4.5.1। यूनिट सेल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेंगे। एज यू नो, फॉर अ वॉल, टू बिल्ड अ वॉल वी नीड ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत अलग अलग शेप की और साइज़ की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जब इन ब्रिक्स को ऑर्डरली अरेंज किया जाता है 3 dimensionally, जब इन ब्रिक्स को डेफिनेट पोजीशंस पे अरेंज किया जाता है, तो इनकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से इन 3 dimensional स्पेस हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। द ब्रिक विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ वॉल, व्हेन दीज ब्रिक्स आर अरेंज्ड आर यूनाइट डिफरेंटली इन 3 dimensional स्पेस। 3 dimensionally जब इनको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हम अरेंज करते हैं तो हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं इसकी वजह से। सेम इसी तरह से यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो किसी क्रिस्टल का जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे बेसिक यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल।
जिस तरह किसी वॉल का सबसे बेसिक यूनिट ब्रिक हमने कहा, और जब उन ब्रिक्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में यूनाइट करते हैं और 3 डायमेंशनली जब हम उनको मिलाते जाते हैं 3 डायमेंशंस के अंदर, तो हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सेम उसी तरह किसी क्रिस्टल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसको हमने क्या कहा, यूनिट सेल, और जब हम इन यूनिट सेल को 3 डायमेंशनली मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में मुख्तलिफ तरीक़ों से यूनाइट करते जाएं, तो उससे हमें मुख्तलिफ क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सो यूनिट सेल कैन बी डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। किसी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर वो तमाम खुसूसियात मौजूद होती हैं जो कि किसी क्रिस्टल के अंदर पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। The smallest part of the crystal lattice that has all the characteristic features of the entire crystal, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल किसी क्रिस्टल लैटिस का ये स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है। जिस तरह वॉल का स्मॉलेस्ट ब्लॉक क्या था, ब्रिक, इसी तरह किसी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट ब्लॉक या ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या चीज़ होगी, यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने यहाँ पर एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह का है, और इसके अंदर भी सारे क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो खुसूसियात पाई जाती हैं वो इस एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर, इस एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद हैं। और इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। ये जो यूनिट सेल है, जिसको हमने क्या कहा कि किसी क्रिस्टल लैटिस का ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिस तरह हमने ब्रिक्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको यूनाइट करते हैं, 3 डायमेंशनली जब हम उसको मिलाते जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसी तरह ये जो एक किसी क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जब इसको हम 3 डायमेंशनली यूनाइट करते जाएं और ऑर्डरली अरेंज करते जाएं इनको, तो हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है, एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिलता है, क्यूबिक क्रिस्टल का, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक यूनिट सेल को आपस में मिला के 3 डायमेंशनल जब हम उसको अरेंज कर रहे हैं, तो उससे हमें एक क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो कि उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक हम क्या चीज़ बता सकते हैं कि यूनिट सेल क्या है, किसी क्रिस्टल लैटिस का ये वो स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है। जब हम इसको 3 डायमेंशनली रिपीट करते जाते हैं, मिलाते जाते हैं आपस में, तो हमें किसी इंटायर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाता है। और ये जो है, इट शोज़ द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गिवन क्रिस्टल। यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स को, ये डॉट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी क्रिस्टल के एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को, यानी कि उसके पार्टिकल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑर्डरली ये अरेंज हैं। जिस तरह वो एक यूनिट सेल के अंदर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में मौजूद थे, सेम उसी तरह अगर उस यूनिट सेल को हम आपस में मिला के एक बड़ा क्रिस्टल यहाँ से लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, तो उसके अंदर भी ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो रेड डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में 3 डायमेंशनली ये मौजूद हैं। And these points are representing atoms, ions or molecules of a given crystal. So we can say that the complete information about the crystalline structure, it is just represented within a unit cell. कि इस सारे क्रिस्टल लैटिस को आप देख के ये बता सकते हैं कि इसके अंदर वही सारी खुसूसियात हैं जो कि एक यूनिट सेल के अंदर आपने साइड पे देखी थी। इसमें भी पार्टिकल्स की उसी तरह से अरेंजमेंट हैं जैसे कि उस यूनिट सेल के अंदर मौजूद थी। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि अगर एक यूनिट सेल के अंदर हम एटम्स की अरेंजमेंट को समझ लें, तो हम पूरे क्रिस्टल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट को बता सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो यूनिट सेल ड्रॉ किया हुआ है, उसके अंदर देखें, अगर हमें इन पॉइंट्स की पोजीशन पता है, तो हम पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर इन पॉइंट्स की पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यूनिट सेल के अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद होते हैं जो कि इंटायर क्रिस्टल का हिस्सा हों। नेक्स्ट हम इसमें अभी देखेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं।
जैसे कि ये आपके सामने 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई एंड जी एक्सिस हैं। सो अलोंग दीज 3 एक्सिस अगर हम ये जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल अभी हम पीछे देख रहे थे, अगर उसको हम मोर डीपली स्टडी करना चाहें तो उसको हमने इन 3 एक्सिस के अलोंग ड्रा कर लिया। फिर अगर हम ये कह लें कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एज है, इसका एक्सिस है, उसको हम डिनोट कर दें एज लेंथ ए, और जो वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ है, इफ इट इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड एज लेंथ बी, and the length which is along the z axis, if it is represented as c, then we can say there are 3 unit cell lengths a, b and c of a given unit cell. इसी तरह ये जो a है, इसके पैरेलल जो भी लेंथ होंगी, these will also be denoted as a के पैरेलल इस यूनिट सेल में जो भी लेंथ है, these will also be represented as length A. सेम उसी तरह जो लेंथ B के पैरेलल है, लाइंस लेंथ उनको भी डिनोट करेंगे एज B। और जो लेंथ C के अलोंग है, जो लेंथ C के अलोंग लाइंस हैं इस यूनिट सेल के अंदर, उनको डिनोट करेंगे एज C। So we can see that in this unit cell we have 3 different type of lengths A, B and C. The length A is along the x-axis, the length B is along the y-axis and the length C is along the z-axis. और जो इनके पैरेलल हैं रिस्पेक्टिवली वो भी वही वाली लेंथ्स होंगी। जैसे जो लेंथ A के पैरेलल हैं वो A होंगी, जो लेंथ B के पैरेलल हैं वो लेंथ्स भी B होंगी, और जो C के पैरेलल सारी लेंथ्स हैं उनको भी हम लेंथ C ही कहेंगे। अब अगर हम एंगल देखें इन लेंथ के दरमियान में, सो द एंगल बिटवीन द लेंथ B एंड C इट इज़ डिनोटेड एज अल्फा। द एंगल बिटवीन द लेंथ A एंड C इट इज़ डिनोटेड एज बीटा, एंड द एंगल बिटवीन द लेंथ A एंड B इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज गैमा। These 6 parameters are known as crystallographic elements, या फिर सेल डायमेंशंस भी कहा जाता है इनको। ये जो 6 हमने पढ़े हैं पैरामीटर्स, जिसमें 3 यूनिट सेल लेंथ आ जाती हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सिस A, B एंड C, एंड 3 यूनिट सेल एंगल्स दैट आर अल्फा, बीटा एंड gamma. These 6 parameters that are shown in this figure, these are known as crystallographic elements or cell dimensions. अब अगर ये याद रखना हो कि कौन सी लेंथ के दरमियान में अल्फ़ा एंगल है, कौन से के दरमियान बीटा और कौन से के दरमियान गैमा है, तो आप एक्सिस देखें जो पहले 2 हैं यानी A और B। लेंथ A और B के दरमियान में लास्ट वाला एंगल मौजूद होगा यानी कि ये थर्ड वाला गैमा। इसी तरह जो नेक्स्ट 2 लेंथ्स हैं दैट आर B एंड C, इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो एंगल कहलाएगा अल्फ़ा, और फर्स्ट वन यानी लेंथ A और थर्ड लेंथ दैट इज़ C, इनके दरमियान ये मिड वाला एंगल होगा दैट इज़ बीटा। यानी हमेशा जो लेंथ A और B के दरमियान एंगल होगा इट विल बी गैमा, जो लेंथ A और C के दरमियान होगा इट विल बी बीटा, और लेंथ B और C के दरमियान में जो एंगल बनेगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अल्फ़ा। नाउ बेस्ड अपॉन दीज 6 पैरामीटर्स, और इसके अलावा हमने यहाँ तक ये भी बातें बता दी कि अगर हमें एक यूनिट सेल के अंदर हम एटम्स की अरेंजमेंट अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए, हमें पता चल जाए कि क्या एटम की अरेंजमेंट है एक यूनिट सेल के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर उनकी अरेंजमेंट्स को बता सकते हैं। नाउ बेस्ड अपॉन दीज क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, based upon these crystallographic elements we have 7 crystal system. The next topic is crystals and their classification, और उनको हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं क्रिस्टल्स को। We have 7 crystal systems that can be identified by the dimensions of its unit cell, मतलब कि
उनकी जो लेंथ अभी हमने देखी ए, बी और सी, इनके डिफरेंस की बुनियाद पे, और जो 3 एंगल हमने देखे अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, इनकी बेस पे हम क्रिस्टल सिस्टम्स के 7 यहाँ पर सिस्टम्स पढ़ेंगे, यानी कि 7 उनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स की। द फर्स्ट वन इज क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम के अंदर जो द फर्स्ट वन इज क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम के अंदर जो एक्सिस हैं, यानी जो तीनों लेंथ हैं, एक्सिस ए इट इज़ इक्वल्स टू बी एंड इट इज़ इक्वल्स टू सी, यानी क्यूबिक सिस्टम के अंदर जो सारी लेंथ होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं, और इसके अंदर जो सारे एंगल्स होते हैं दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी अल्फ़ा इट इज़ इक्वल्स टू बीटा एंड इट इज़ इक्वल्स टू गैमा, और ये इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। किसी क्यूबिक सिस्टम के अंदर अगर हम उसके एक यूनिट सेल को स्टडी करें तो उसमें तीनों लेंथ बिल्कुल इक्वल होती हैं हमेशा, और एंगल्स उनके अंदर हमेशा अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों 90 डिग्री होते हैं। अब हम देखेंगे कि इस शेप को ड्रा किस तरीके से कर सकते हैं। इसको ड्रा करने के लिए आपने एक स्क्वायर बना लेना है जिसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल एक जैसी रखनी है, और बिल्कुल इसी तरह का, इसी शेप का एक दूसरा स्क्वायर इसके मिड से बना लेना है इसके ऊपर। इस तरह से 2 स्क्वायर आपने आमने सामने बना के फिर इनके जो एज हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं, उनको जब मैच कर देंगे चारों साइड से, तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा डैट विल बी क्यूबिक सिस्टम, जिसमें सारी लेंथ आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसी हैं, एंगल इसमें सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। डेली लाइफ में इस तरह की हमें बहुत एग्जांपल मिलती है। कोई बॉक्स अगर आप देखें जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बिल्कुल एक जैसी हो, हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी हो, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एंगल भी 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्यूबिक होते हैं। सेकंड है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर जो 2 एक्सिस होते हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, और जो थर्ड वन है वो बड़ा भी हो सकता है उनसे, और उसकी लेंथ छोटी भी हो सकती है, यानी if A and B they are equal then C will not be equal to both of them, यानी 2 लेंथ इसके अंदर बिल्कुल एक जैसी होंगी और उनमें से जो एक लेंथ है वो इसके इक्वल नहीं होगी। और एंगल की अगर हम बात करें तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अल्फ़ा, बीटा, गैमा तीनों होंगे 90 डिग्री। ड्रा हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। इसको ड्रा करने के लिए आपने एक रेक्टेंगल बना लिया जिसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग ले ली, एक जैसी नहीं ली। सेम उसी तरह का एक और रेक्टेंगल इसके मिड से इसके ऊपर बना लिया, और फिर इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैच कर लेना है आपने इस तरह से। लास्ट में जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ये होगा टेट्रागोनल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लेंथ ए, बी एंड सी है, इफ़ इट इज़ द हॉरिजेंटल लेंथ, इफ़ इट इज़ डिनोटेड एज ए, और ये वाली लेंथ को हम डिनोट कर दें एज बी, और जो वर्टिकल लेंथ है इसको हम ले लें एज लेंथ सी, तो ये हमारी चॉइस है कि हम इसके अंदर कौन सी लेंथ लेते हैं। ये सारी जो है ये हमारी चॉइस होगी कि हम एक्स, वाई और जी एक्सिस को, एक्स, वाई और जी को किन एक्सिस पे ले रहे हैं। तो ये आपने परेशान नहीं होना कि पीछे हमने जो वर्टिकल था उसको बी लिया था, तो हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको ले सकते हैं, क्योंकि ए और बी यहाँ पर इक्वल लेंथ के हैं, तो हमने इसलिए जो हॉरिजेंटल वाला था उसको हमने ए ले लिया और वर्टिकल वाले को हमने सी डिनोट कर दिया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ए और बी की लेंथ सेम है, जबकि सी की लेंथ इनसे थोड़ी सी ज़्यादा है। जबकि एंगल अगर आप देखें तो अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों एंगल बिल्कुल एक जैसे होंगे, डेटा 90 डिग्री। एग्जाम्पल है इसके अंदर वोल्फेनाइट क्रिस्टल की। Number 3 is orthorhombic or rhombic system. In this system, all the 3 lengths are not equal. या ऐसे भी कह सकते हैं कि all the 3 axes they are of unequal length. A is not equal to B and it is not equal to C. यानी तीनों जो लेंथ हैं वो एक जैसी नहीं है, तीनों मुख्तलिफ लेंथ्स हैं इसके अंदर, और जो तीनों एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं। लेंथ यानी सेम नहीं है, लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री ही है।
इसको ड्रा करने का तरीका क्या होगा? इसको ड्रा करने के लिए आपने एक रेक्टेंगल बना लेना है, जैसे कि हमने पीछे वाली में के सिस्टम के अंदर बनाया था, यानी उसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग लेके एक रेक्टेंगल बना के सेम इसी तरह का एक और रेक्टेंगल आपने इसके ऊपर से नहीं बनाना, इसके मिड से स्टार्ट करना है, लेकिन इसके बिल्कुल साथ से। देखिए ये पीछे वालों में हमने इसके सेंटर से शुरू कर रहे थे, इसके अंदर हमने इसके साथ से इसको जो सेकंड वाला रेक्टेंगल बनाया है वो इसके साथ बनाया है, इसके मिड से नहीं बनाया, यानी इसके सेंटर से नहीं बनाया। और फिर इनके कॉर्नर्स को जब आप मैच कर देंगे, इट विल बी अ रोम्बिक सिस्टम। इस तरह से आप आर्थोरोम्बिक जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग लेके, उसी तरह का सेम एक और रेक्टेंगल उसके बिल्कुल साथ से बनाएंगे, मिड से शुरू करेंगे लेकिन साथ से बनाएंगे, सेंटर से नहीं शुरू करना, और फिर इनके कॉर्नर्स को मैच कर लेना है। इसमें भी अगर आप देखें जो हॉरिजेंटल है, अगर हम इसको डिनोट कर दें एज लेंथ ए और इसको डिनोट कर दें एज लेंथ बी, और जो वर्टिकल है इफ़ इट इज़ लेंथ सी, तो आप देख सकते हैं कि ए सबसे छोटी है, बी उससे थोड़ी सी बड़ी है, और जो सी लेंथ है वो इन दोनों से बड़ी है, यानी तीनों लेंथ एक दूसरे के अनइक्वल हैं। लेकिन जो एंगल हैं, एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों 90 डिग्री होंगे इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल है इसकी सल्फर। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम इज मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर भी जो तीनों लेंथ हैं ये अनइक्वल होती हैं। वी कैन से दैट ऑल द थ्री एक्सिस दे आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, जिनमें से जो दो लेंथ हैं यानी कि जो दो एक्सिस हैं, अगर मोनोक्लिनिक सिस्टम के अंदर हम देखें तो वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं, जबकि जो तीसरा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा एंगल, यानी अगर अब हम इसमें देखें तो अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड गैमा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, जबकि जो एंगल बीटा है इट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। स्ट्रक्चर हम इसका किस तरह से बना सकते हैं? इसमें भी एक रेक्टेंगल बना लिया, लेंथ और विड्थ अलग अलग ले ली इसकी, सेम इसी तरह का एक और बनाना है, और उसको ड्रा हमने किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा वक्फे पे हम अब इसको ड्रा कर लेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, जो सेकंड वाला था यानी टेट्रागोनल, उसके अंदर रेक्टेंगल एक जैसे लेके पहला रेक्टेंगल बना के दूसरे को उसके सेंटर से बनाया था। थर्ड वाले में हमने देखा आर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर के रेक्टेंगल लेके एक जैसे पहले वाला बना के दूसरे वाले को हमने उसके मिड में से उसके साथ से बनाया था, उसके सेंटर से नहीं था बनाया। फोर्थ वाले में मोनोक्लिनिक सिस्टम में भी आपने रेक्टेंगल शेप बना के दोनों एक जैसी और दोनों को थोड़े से वक्फे पे रख लिया, और फिर लास्ट में उनके कॉर्नर्स को जब आप मैच कर देंगे इस तरह से जो आपको शेप मिलेगी, इट विल बी मोनोक्लिनिक सिस्टम। अब इस सिस्टम में अगर आप देखना चाहें कि लेंथ कौन कौन सी हम ले रहे हैं और इक्वल है या नहीं, तो हॉरिजेंटल वाली लेंथ को अगर हम डिनोट कर दें एज ए, और ये जो रेड कलर वाली है इसको डिनोट कर दें एज बी, और वर्टिकल वाले को सी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तीनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है शुगर। शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं ये मोनोक्लिनिक सिस्टम है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स होते हैं इसके। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर दो लेंथ इक्वल होती हैं, जबकि जो तीसरी लेंथ है वो इक्वल नहीं होती। टू एक्सिस दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, और ये एक ही प्लेन में होती हैं, जबकि जो तीसरी लेंथ है द थर्ड एक्सिस, जिसकी जो लेंथ है वो इससे बड़ी हो सकती है, और वो पहले वाली दोनों लेंथ के राइट एंगल पे मौजूद होती हैं। जो पहली वाली दो लेंथ हैं अल्फ़ा और बीटा, इनके दरमियान में एंगल होगा 120, और जो थर्ड लेंथ है जो कि इन दोनों के राइट एंगल पे मौजूद है, 90 डिग्री पे मौजूद है, उसका एंगल फिर क्या होगा 90। इस शेप में आपने क्या करना है, इस शेप में आपने एक हेक्सागोनल रिंग बना ली, 6 कॉर्नर रिंग बना के सेम इसी तरह की एक रिंग नीचे भी बना ली। फिर इनके एज को जब आप मैच कर देंगे, ये देखें जो सामने वाले एज हैं
इनको नीचे वाले एज के साथ मैच कर देना है। इन सारे एज को जब सामने वाले भी और जो पीछे वाले एज हैं अगर उनको भी हम मैच करके देखें तो ये वो एज हैं जो कि पिछली साइड पे मौजूद हैं, ये वो लेंथ हैं जो पिछली साइड पे मौजूद हैं। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इनको फिर शो नहीं करते, सिर्फ जो सामने वाली हैं सिर्फ उन्हीं को अगर हम शो करें तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इट विल बी हेक्सागोनल सिस्टम, जिसके अंदर दो लेंथ इक्वल हैं। वो दो लेंथ कौन सी हैं, ए एंड बी। अगर इस 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो हमने स्टार्ट पे बनाई इसमें अगर हम देखें तो हॉरिजेंटल वाली ये अगर इसको डिनोट कर दें एज ए और इसके साथ वाली बी, इसके बिल्कुल साथ वाली आगे भी ए होगी और फिर नेक्स्ट वाली बी, फिर ए और फिर बी। इस तरह से जो इस रिंग के अंदर 6 एज हैं, जो 6 एक्सिस हैं, उनमें से 3 ए हैं और 3 बी। और जो वर्टिकल यहाँ पर लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, दीज विल बी डिनोटेड एज सी। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकली मौजूद है, दे आर प्रेजेंट एट राइट एंगल। एग्जाम्पल है इसके अंदर ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जिसको हम पहले पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं देज आर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम दो नाम है इसके। ये क्यूबिक सिस्टम की तरह की ही होती है, यानी कि जैसे क्यूबिक सिस्टम के अंदर सारी की सारी जो लेंथ हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं, रोम्बोहेड्रल सिस्टम में भी यही होता है। ऑल द 3 एक्सिस दे आर ऑफ एन इक्वल लेंथ, जैसे कि क्यूबिक सिस्टम में हमने पढ़ा, लेकिन जो इनके एंगल हैं वो इक्वल नहीं होते। एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गैमा ये इक्वल नहीं हैं। ये क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा इसके अंदर 90 के इक्वल नहीं होते, 90 से बड़े होते हैं और 120 से छोटे। जो एंगल्स हैं इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री और 120 डिग्री के दरमियान का कोई एंगल यहाँ पर मौजूद होता है। सो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम में हमने क्या देखा कि जस्ट लाइक अ क्यूबिक सिस्टम ऑल द लेंथ आर इक्वल, ए बी एंड सी ऑल द लेंथ्स आर इक्वल और एंगल भी सेम, लेकिन वो 90 नहीं होते, वो 90 और 120 के दरमियान में से कोई वैल्यू होती है। इसको ड्रा करने का तरीका क्या होगा कि आपने क्यूबिक सिस्टम की तरह जैसे उसमें अपने एक स्क्वायर बनाया था, यहाँ पर भी स्क्वायर बनाना है लेकिन उसको ज़रा टेढ़ा करके बना लेना है। लेंथ और विड्थ सेम लेके आपने इस तरह से स्क्वायर तो बनाया है लेकिन उसको थोड़ा टेढ़ा करके आपने बनाया है। इसकी जो पोजीशन है ज़रा टिल्टेड पोजीशन है यहाँ पर। सेम इसी तरह का आपने इसके ऊपर एक सेंटर से ड्रा कर लिया, फिर इनके कॉर्नर्स को मैच कर लिया इस तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला है यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि लेंथ तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन टेढ़ा होने की वजह से जो एंगल है वो 90 नहीं रहा। अब एंगल जो है वो 90 और 120 डिग्री के दरमियान में से कोई वैल्यू होगी, डिपेंड करता है कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। एग्जांपल है इसके अंदर सोडियम नाइट्रेट की। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि है तो स्क्वायर ही लेकिन ज़रा टेढ़ा है, थोड़ा टिल्टेड पोजीशन पे है। लास्ट है इसमें ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम इन सब में से ज़रा अलग है। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में क्या होता है कि तीनों लेंथ यानी तीनों एक्सिस और तीनों एंगल्स ये अनइक्वल होते हैं। ऑल द 3 एक्सिस आर अनइक्वल, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू सी। और जो तीनों एंगल्स हैं इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। इस शेप को ड्रा करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक रेक्टेंगल टाइप बना लेना है, यानी लेंथ और विड्थ एक जैसी नहीं लेनी और थोड़ी टेढ़ी करके बनानी है, जैसे हमने पीछे वाले एग्जांपल में भी बनाया। और इसी तरह की बिल्कुल सेम शेप आपने इसके सेंटर से बना ली। और जब आप इसके कॉर्नर को मैच करेंगे तो मैच करने के बाद लास्ट पे आप देखेंगे कि जो तीनों लेंथ हैं वो इक्वल नहीं हैं और इसको टेढ़ा करके बनाने की वजह से जो इसके एंगल हैं वो भी 90 डिग्री नहीं होंगे। तीनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर एग्जांपल है पोटाशियम डाइक्रोमेट की। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं जो पेज नंबर 101 पे टेबल है उसके अंदर गिवन है। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम की शेप्स की प्रैक्टिस करें किस तरह से बनानी है आपने, और टेबल के अंदर बाकी भी एग्जांपल्स गिवन हैं, उन एग्जांपल्स के साथ आपने इसको याद करना है इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को।